हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सत्यनारायण शाह। यू आर वाचिंग एसएनएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 शुरुआत करेंगे। चैप्टर 4 क्या है? न द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर कब स्थापित हुआ था? वो 4th सेंचुरी में स्थापित हुआ था। और इसका पहले कौन राजवंश राजनीति कर रहे थे? नंद वंश राजनीति कर रहे थे। नंद वंश को ओवरथ्रो कर चंद्रगुप्त ने मौर्यन एम्पायर स्थापित किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 4th सेंचुरी BC बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर को खड़ा किए थे। कब? ना 4th सेंचुरी में। He organized a powerful army and laid the foundation of a vast empire। एक एम्पायर खड़ा करने में क्या लगता है ना, एक पावरफुल आर्मी का जरूरत है। इसीलिए वो एक पावरफुल आर्मी ऑर्गेनाइज कर वो स्थापित किए थे। He overthrew the Nandas from Magadha and the Greek satraps from the northwest frontier and unified a large part of the Indian subcontinent under his centralized government। वो नंदस को मगध से ओवरथ्रो किया था और ग्रीक सैट्रप्स को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, और सब मिलाकर एक विशाल साम्राज्य बनाया था। His successor Bindusara kept the Mauryan Empire intact and further extended its boundaries। उसका जो सक्सेसर था बिंदुसारा, वो उसको ठीक तरह से मेंटेन किया था। The region of Bindusara son कौन आता है? ना अशोका। Constitute one of the brightest period in the Indian history। उस टाइम को ब्राइटेस्ट पीरियड बोला जाता है क्योंकि उस समय बहुत डेवलप किया था। After the Kalinga War, Ashoka devoted his life to human welfare। अशोका कलिंग वॉर का बाद वो ह्यूमन वेलफेयर का तरफ इंक्लाइंड हो गए क्योंकि कलिंग वॉर अशोका के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। He considered his subject as his children। वो सभी प्रजा को अपना बच्चों की तरह देख रहे थे। He built many marvels in art and architecture। वो आर्ट आर्किटेक्चर बहुत डेवलप किए थे। Some of which have survived up to this day। आज तक वो है। वही मोनुमेंट सब याद दिलाता है मौर्यन डायनेस्टी का। सोर्स, हम लोग का पास क्या क्या सोर्स है? लिटरेरी सोर्स अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त और चाणक्य में जानते हैं। Of all the literary source on the history of the Mauryas, the most important source is the Arthashastra written by Kautilya, also known as Vishnugupta and Chanakya। कौटिल्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य। He was the advisor and prime minister of Chandragupta। वो एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर किसका था? ना चंद्रगुप्त का था। अर्थशास्त्र वाज रिटन इन संस्कृत। कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल दैट डील्स विद पॉलिटिक्स, रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सच पॉलिटिकल टॉपिक्स। दिस बुक वाज डिस्कवर्ड इन 1909 and its English translation is now available। उस बुक में क्या क्या लिखा गया था? ना पॉलिटिक्स राजनीति के बारे में लिखा गया था। रूल्स ऑफ डिप्लोमेसी मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में लिखा गया था। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम किस तरह शासन करेंगे उसका बारे में लिखा गया था। दिस बुक वाज डिस्कवर्ड इन 1909 और आज इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक भी मिल रहा है। उसका बाद आता है इंडिका। मेगास्थीन्स वाज ए ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थीन्स ग्रीक एम्बेसडर थे। ही हैड बीन सेंट टू द कोर्ट बाय सेलुकस। वो सेलुकस का द्वारा भेजा गया था। द ग्रीक रूलर ही रॉट ए बुक नेम्ड इंडिका। वो इंडिका एक बुक लिखे थे। उसमें जो चंद्रगुप्त पीरियड में जो हुआ था उसको ऑब्जर्व कर लिखा गया है, लेकिन उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया है। कुछ खंड उसका मिला है ऑफ लेटर ग्रीक ऑथर्स लाइक स्ट्रैबो, एरियन एंड डियोड्रस। ये सब ऑथर है।
आर्कियोलॉजिकल सोर्स एडिक्ट्स ऑफ अशोका जो अपना शासन में जो प्रयोग किए थे, जो कमांड दिए थे, जो ऑर्डर दिए थे, उसको एडिक्ट फॉर्म में मिलता है। एन एडिक्ट इज ए डिक्री issued by a sovereign. The edicts of Ashoka form the most important source of Mauryan history. इससे बहुत बात हम पता कर सकते हैं। They are oldest, best preserved and preciously dated records of India. वो एक रिकॉर्ड की तरह माना जाता है। These edicts are inscribed on rocks. वो rocks में लिखा गया था and pillars throughout the country and include 14 major rock edicts. 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, 7 पिलर्स एडिक्ट्स है एंड a number of minor rock edicts. The inscription on these edicts provide a useful insight into the life and ideals of Ashoka in particular and about the history of the Mauryas in general. उसमें क्या क्या लिखा गया है, उसमें लाइफ का बारे में लिखा गया है और अशोका का विजन का बारे में लिखा गया है, अशोका जो सोचते थे उसका बारे में लिखा गया है। यह है अशोकन एडिक्ट। द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकास रीजन वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग। वो जो कलिंग जय किए थे उसमें उसका लाइफ चेंज हो गया। द इंडिस्क्रिबेबल सफरिंग्स and atrocities of the Kalinga war deeply touched Ashoka's conscience, and he made a solemn resolve not to take up arms anymore. वो जो युद्ध भूमि में जो मरा हुआ आदमी लोग को देखे थे, इसमें उसका दिल में बहुत चोट पहुंचा था और वो सोचे थे कि हम और हत्या करेंगे नहीं। वो चेंज हो गए थे, वो वायलेंस को छोड़कर नॉन वायलेंस की तरफ आ गए थे। The war drum भेरी घोषा was silenced forever और war drum बंद हो गया था and henceforth were heard only the echoes of धमा घोषा, the call of non-violence and universal peace. वो non-violence और universal peace स्थापित करने में लग गए थे। In pursuance of his policy of non-violence, Ashoka prohibited killing of animals for sacrifices. वो एनिमल किलिंग को मना कर दिए थे और इसमें आइन बना दिए थे। Advocated restraint in the number that had to be killed for consumption, protected some of the animals and in general condemned cruel acts against animals. जो पशु को मारते थे वो निंदनीय था। Reference to protection animals is made in the rock edict. ये रॉक में लिखा गया है। Which state formerly in the great refectory and temple of the heaven beloved king Piyadasi Delhi, where many 100,000 animals sacrificed for the sake of meat food. उस समय बहुत सारे जानवर को खा जाते थे मीट बनाकर, वो सब बंद किए। So even at this day, while this religious edict is under promulgation from the sacrifice of animals for the sake of food, आजकल वो सब बंद हो गया है। Some two are killed or one is killed, but now the joyful chorus resounds again and again that henceforward not a single animal shall be put to death. Animal मरना नहीं चाहिए। सांची स्तूप और another monument is Sanchi Stupa. The stupa is semi-spherical था, solid dome-like structure था, made of unburnt bricks and stone से बना हुआ था। The Buddhist stupa had special significance. उसका बहुत महत्व था, उसका importance था। It represents the spiritual body of Buddha containing his relics such as hair, teeth or bones. A casket containing these relics is placed at the base of the dome. Base of dome में उसको स्थापित किया गया था। The foundation of the Sanchi Stupa was led by Ashoka. सांची स्तूप का फाउंडेशन किए थे अशोका at सांची। सांची कहाँ पर है ना, 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर याद रखना है सांची कहाँ पर है, 45 किलोमीटर भोपाल से, और भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। There are
4 gateways in 4 directions, जो 4 ठो गेट था. They have carved panels depicting events from the life of Buddha and some tales from Jataka stories. वहाँ पर जातक स्टोरी का पेंटिंग हुआ था. बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स लाइक द पीपल ट्री, लोटस और ए क्विल. ये सब पेंटेड हुआ था. द पिलर्स आर सरमाउंटेड बाय कैपिटल्स व्हिच कंटेन स्कल्पचर्स ऑफ लायन. लायन का स्कल्पचर था. यह है सांची स्तूप. यह है उसका डिजाइन. यह है डॉम शेप का बनाया हुआ और यह है पिलर बनाया गया. नेक्स्ट द मौर्यन एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर. उसको हम लोग फाउंडर मानते हैं क्योंकि वो ही स्थापित किया था. नॉट मच इज नॉन अबाउट हिज चाइल्डहुड. उसका चाइल्डहुड का बारे में सही टिप्पणी नहीं मिली है क्योंकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया गया है. अकॉर्डिंग टू ए लेजेंड ही हैड बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ नंदस. नंदस का सर्विस में उसको निकाल दिया गया था. Who ruled before him? He met कौटिल्य at तक्षशिला. वो कौटिल्य को तक्षशिला में भेटे थे. कौटिल्य who later became famous as चाणक्य. कौटिल्य को बाद में चाणक्य की रूप से जाना जाता है. Was the son of Brahmin. वो ब्राह्मण का पुत्र थे. कौटिल्य too was wronged by the नंदस. नंदस से उसका भी नफरत था. He therefore joined hands with चंद्रगुप्त. इसीलिए वो चंद्रगुप्त की तरफ हाथ बढ़ाए. To destroy the Nanda dynasty. उसका एक ही मकसद था, नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय पहुंचाएंगे. After a long series of battles with चंद्रगुप्त, the Nanda capital at Pataliputra fell down हुआ. This led to the emergence of new dynasty, the Mauryan dynasty, with चंद्रगुप्त मौर्य एज द एम्परर. कौटिल्य का सपना साकार हुआ. वो चंद्रगुप्त को लेकर मौर्यन डायनेस्टी खड़ा कर पाए. अलेक्जेंडर द ग्रीक रूलर हैड कॉन्क्यूर्ड मेनी स्टेट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यह है अलेक्जेंडर का टाइम का बाद. अलेक्जेंडर ग्रीक रूलर हैड कॉन्क्यूर्ड मेनी स्टेट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. आफ्टर हिज डेथ his territories in the Indian subcontinent were taken over by Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya उसको भी मर्ज कर दिए थे. With the help of Chanakya, he embarked on the consolidation process of his empire. वो चाणक्य की मदद लेकर एक विशाल साम्राज्य गठन कर पाए थे. In 305 BC, India was again attacked by Seleucus. 305 में इंडिया और एक बार अटैक हुआ था. कौन अटैक किया था? सेलुकस, ए फॉर्मर जनरल अंडर अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर का वो जनरल था. चंद्रगुप्त डिफीटेड सेलुकस. चंद्रगुप्त उसको परास्त किए थे. अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी साइंड विद सेलुकस. सेलुकस का साथ एक ट्रीटी साइंड हुआ था. चंद्रगुप्त गॉट काबुल, कांधार, हेराट एंड बलूचिस्तान फ्रॉम द ग्रीक कमांडर. उससे काबुल, कांधार, हेराट और बलूचिस्तान वो हासिल किए थे. Seleucus gave his daughter Helen in marriage to Chandragupta. Seleucus उसका लड़की हेलेन को चंद्रगुप्त को दिया था शादी करने के लिए. After this victory, Chandragupta appointed Pushyagupta as the governor. चंद्रगुप्त अपॉइंटेड किए थे पुष्यगुप्त को गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में. He then proceeded to the south and captured some territories there. वो साउथ का तरफ कदम बढ़ाए थे और वो सब कैप्चर किए थे. चंद्रगुप्त's empire extended from Kabul and Kandahar. काबुल, कांधार वो एक्सटेंड हुआ था. इन द नॉर्थ वेस्ट टू मैसूर इन द साउथ. वो नॉर्थ वेस्ट से मैसूर साउथ तक. एंड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट. बंगाल से सौराष्ट्र इन द वेस्ट तक. इसको याद रखना है. चंद्रगुप्त एम्पायर एक्सटेंडेड कहाँ से एक्सटेंडेड हुआ था? काबुल एंड कांधार से नॉर्थ वेस्ट टू मैसूर इन द साउथ and from Bengal in the east to Saurashtra in the west. According to Jain tradition, after ruling for 24 years, he renounced the world. He handed over the kingdom. उसका बाद उसका बेटा को वो समर्पित किए थे. उसका बेटा कौन था? बिंदुसारा. अभी बढ़ते हैं बिंदुसारा की तरफ. बिंदुसारा सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त मौर्य. बिंदुसारा उसका पिताजी का वो योग्य संतान थे. द ग्रीक हिस्टोरियंस
Athens called him a slayer of foes. He conquered many parts of South India. वो बहुत सारे जगह कैप्चर किए थे. After defeating 16 rulers, वो 16 rulers को डिफीट किए थे. During his rule, he faced a revolt, Taxila. It was quelled by his second son Asoka, who was the governor there. Bindusara maintained friendly relations with the rulers of Greece. लेकिन बिंदुसारा फ्रेंडली रिलेशन रखे थे कहाँ पर ना ग्रीस का रूलर का साथ. उसका बाद आता है ओसोका. ओसोका सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर हिज फादर बिंदुसारा's डेथ. ऑन असेंडिंग द थ्रोन ओसोका टुक द टाइटल. उसको देवानंप्रिया बोला जाता है. देवानंप्रिया मतलब द बेलॉर्ड ऑफ द गॉड्स, मतलब भगवान का प्यारा. एंड प्रियदर्शी द ब्यूटीफुल वन. ब्यूटीफुल वन वो बहुत सुंदर थे. ये है अशोका का फोटो. कलिंग वॉर. आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन अशोका फॉट द फेमस कलिंग वॉर. वो कलिंग नाम सुनकर कलिंग विजय करने के लिए सोचे थे और कलिंग विजय भी किए. अकॉर्डिंग टू मेगास्थेन्स, द ग्रीक हिस्टोरियंस एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, the ruler of Kalinga had a powerful army comprising infantry, cavalry and elephants. Asoka faced tough resistance. According to the Rock Edict 13, both sides suffered losses, but people of Kalinga suffered the most. Though Asoka won the war, it had far-reaching consequences for him and his empire. Asoka कलिंगा साथ जो लड़ाई हुआ था, कलिंगा और अशोका दोनों तरफ का आर्मी बहुत तगड़ा थे, फिर भी वो जीत चुके थे. जीतने के बाद वो देखे कि बोथ साइड में बहुत सारा लॉस हुआ था, बहुत आदमी मरे थे. उसमें उसका एटीट्यूड चेंज हो गया. यह था टर्निंग पॉइंट. कॉन्सिक्वेंस ऑफ कलिंगा वॉर. कलिंगा वॉर का रिजल्ट क्या था, उसका इफेक्ट क्या था. The death and destruction caused by Kalinga War brought about a great change in personal and political life of Asoka. Asoka का personal life, political life सब change हो गया. He abandoned the policy of conquest by force, Barbarossa, and ambition of victory in all directions, and embraced the policy of religion. वो इसको छोड़कर religion की तरफ inclined हो गए. वो नहीं चाहते थे और लड़ाई करें और आदमी को हत्या करें. वो चाहते थे कैसे आदमी का भलाई हो. Kalinga changed Asoka's personal life. He stopped hunting and eating meat and abandoned the life of luxury. वो मीट खाना छोड़ दिए, वो सिंपल लाइफ की तरह ले आए. Asoka declared Buddhism as the state religion. वो बुद्धिज्म को डिक्लेयर कर दिए जो स्टेट रिलीजन. The prisoners of war were used for agricultural work. जो prisoners थे उसको agriculture work में लगाए. It resulted in an increase in production and brought about economic prosperity in his empire. वो economic prosperity कैसा देश का रहेगा वो सोचते थे. On account of abandonment of war, there was a decline in military preparedness and efficiency. मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में वो ध्यान नहीं दिए. एक्सटेंट ऑफ अशोका's empire. After his victory at Kalinga, Ashoka's empire extended from Hindu Kush in the northwest to river Pennar in the south. Northwest से river Pennar in the south तक विस्तारित हुआ था. इसका मैप भी दिया गया है नीचे, बाद में वो दिखाएंगे. It also included some parts of Nepal in the north and Kabul, Herat and Kandhar province outside the present boundary of India. Mauryan administration. Pan-Indian character. The Mauryan Empire beginning with Chandragupta Maurya was vast with an all-India character. Seleucus, whom Chandragupta defeated in war, had handed him 4 provinces of Kabul, Kandhar, Herat and Balochistan दिए थे. कौन दिए थे? Seleucus ही दिए थे. This remained with Mauryan Empire right up to. यह है Ashoka's Empire. यह है उसका मैप. इस मैप में भी आप देख सकते हैं कौन कौन सा जगह था. यह था कलिंगा, पेशावर, गंधर, तक्षशिला, और यहाँ पर दिया गया है पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स.
The end of Asoka's rule during Bindusara's rule, Asoka reached Taxila and quelled the revolt there after Bindusara had established his rule over South India. No other king ever ruled over the whole of India. इसमें only Bindusara ही rule over कर रहे थे. The fact that Chandragupta Maurya spent his last years at Sarvanbelgola, जो कि कर्नाटक में है, speaks volumes about the all India character of the Mauryan Empire. The chief advantage of the pan-Indian character of his empire, क्या उसका benefit था? It marked the end of small states. It helped in establishing trade links with foreign countries, जो कि foreign countries का साथ business का link कराया. It made India strong and helped the Mauryan king face foreign aggression successfully. वो लोग बाहर से जो अटैक कर रहे थे, वो लोग को वो सही ढंग से चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके. आफ्टर Asoka's victory over Kalinga, the era of conquest and wars was over. वो war over हो चुका था. It helped the Mauryan kings to pay more attention to social and economic life of the people. किस तरह सामाजिक और अर्थनीतिक से वो लोग सुधार कर सके और अच्छा से रह सके, वो इसके लिए नियम बनाए थे. Hence there was an all-round economic prosperity. सब तरफ से उस समय डेवलप किया था. उसके बाद हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों का शासन कैसा था. It was Chandragupta Maurya under the guidance of चाणक्य. चंद्रगुप्त का एक बहुत अच्छा एडवाइजर था चाणक्य, जो कि हर समय देश का डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा था. Who laid the foundation of an elaborate system of administration. Chanakya wrote a book, Arthashastra, in which he describes the principle of politics and the art of administration. वहाँ पर वो पॉलिटिक्स के बारे में लिखे हैं, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा उसको लिखे हैं. Chandragupta son Bindusara retained the same system and Asoka made some minor changes necessitated by the change of heart after calling over. Mauryan administration had two main divisions. दो main division है, एक है civil administration और दूसरा है military administration. Civil administration, the civil administration had two main divisions, the central government and the provincial government. Central government, the Mauryan government, was centralized and was managed by several officers of different ranks. Different rank में रखा गया था. The king was the supreme authority. किंग को सुप्रीम अथॉरिटी दिया गया था. एंड हिज थ्रोन वाज हेरिडिटरी था, जो कि इलेक्टेड नहीं था. ही वाज आल्सो द सुप्रीम जज. Megasthenes, the Greek ambassador at the court of Chandragupta Maurya, in his book Indica and Chanakya in अर्थशास्त्र, दो ठो बुक मिलता है, एक तो इंडिका है और एक तो अर्थशास्त्र. इंडिका कौन लिखा था? मेगास्थेन्स लिखा था. अर्थशास्त्र कौन लिखा था? चाणक्य लिखा था. टेल अस अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें क्या पता चलता है? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है. Asoka brought about some changes in the administrative system of Chandragupta Maurya. He appointed Mahamantras governor to look after the welfare of his subjects. Asoka महामंत्रस को अपॉइंट किए थे. क्या अपॉइंट किए थे? ना, वो सब प्रजा का देखभाल करेगा, अच्छा से रहने के लिए वो बंदोबस्त करेगा. एट द सेंट्रल लेवल द किंग वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उसको हेल्प करने के लिए एक काउंसिल मिनिस्टर थे, जो कि मंत्री परिषद बोला जाता है, जिसका नेतृत्व करते थे प्राइम मिनिस्टर. ईच मिनिस्टर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिपार्टमेंट. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडेड द चीफ पुजारी ऑफ द स्टेट कॉल्ड पुरोहित, सेनापति who advised the king on matters related to war and peace. सेनापति जो था वो राजा को युद्ध और शांति के बारे में बोल रहा था. The head treasurer called सानिधत्त and समाहर्त the taxation expert. The other important officers were accountant general थे, one in charge of agriculture का डिपार्टमेंट में, superintendent of mines का, superintendent of ports, controller of commerce, एज वेल एज सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. यह है उन लोगों का ऑफिशियल. उसके बाद आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट. Asoka made alteration only in the central government and not in the provincial government.
During his grandfather's time, there were 4 provinces. चंद्रगुप्त का टाइम में 4 provinces था, and after the addition of कलिंग 5 provinces हो गया। यह है प्रोविंस। मगध जिसका कैपिटल था पाटलिपुत्र, गांधार जिसका तक्षशिला, अवंती उज्जैन, साउदर्न प्रोविंस स्वर्णगिरी, कलिंग तोशाली। हेड ऑफ द प्रोविंस को बोला जाता था कुमार और आर्यपुत्र। Only the princes were appointed to this position during Ashoka's time. The Kumara was assisted by the governor Mahamatra. According to some rock and pillars edicts of Ashoka, besides Mahamatra, other officers took active part in administration और भी officer active part लेते थे of the province. प्रदेशिका collected tax. प्रदेशिका क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। राजू का परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मॉडर्न डे तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर। द युक्ता वाज ट्रेजरर थे। उसका बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रोविंस वेर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जिसको बोला जाता था जनपदस। प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया था और वही को जनपद बोला जाता था। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर बाय Pradeshika, Rajuka and Yukta. Administration of cities. Important cities, the capital of provinces as given earlier, had their own administrative system. अपना अपना administrative system था। The head of the city was called Nagaradhyaksa. City head को क्या बोला जाता था? Nagaradhyaksa. According to Megasthenes, the administration of Pataliputra, the capital city of Mauryan Empire, was looked after by a committee जिसमें 30 members थे। The revenue system. Revenue system क्या था? The land revenue was the chief source of income. Land revenue chief source of income था in the Mauryan Empire. It was 1/6 to 1/4 of the produce. जो production होता था उसका 1/6 देते थे, नहीं तो 1/4 देते थे। Two kinds of taxes, namely बाली and भागा। दो ठो टैक्स टाइप का था, एक तो का नाम था बाली और दूसरा का नाम था भागो। आर मेंशन्ड इन द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। भागो वाज लेविड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड द कैटल एट द रेट ऑफ 1/6। अकॉर्डिंग टू विंसेंट स्मिथ एंड सामशास्त्री, बाली वाज ए रिलीजियस ट्रिब्यूट। बाली रिलीजियस ट्रिब्यूट में यूज करते थे, मतलब धार्मिक में बाली यूज होता था। टोल टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल्स व्हिच वर ब्रॉट फॉर सेल। जो बाहर से प्रोडक्ट लाते थे उसका जो टैक्स इम्पोज होता था उसको बोला जाता था टोल टैक्स। टैक्सेस वर लेविड ऑन लिकर शॉप्स एंड गैम्बलिंग हाउसेस। कौन कौन सा ऊपर टैक्स इम्पोज होता था यहाँ पर लिख दिया गया है। लिकर शॉप्स एंड गैम्बलिंग हाउसेस। सम टैक्स वर कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड माइंस। फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड द स्टेट प्रोवाइडेड वेरियस फैसिलिटीज लाइक roads, irrigation, hospitals and met other expenses of the state. उसका बाद है द स्पाई सिस्टम। जो खबर रखने के लिए वो स्पाई सिस्टम किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य had a wide network of spies in his empire. There were spies against the spies. spies का पीछे spies लगा दिए थे, इसलिए उसका पास खबर पहुंचे। खबर पहुंचने से वो लोग अलर्ट रहेंगे और दूसरे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, इसीलिए स्पाई सिस्टम बहुत तगड़ा था। उसका बाद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। चंद्रगुप्त मौर्य मेंटेन्ड ए ह्यूज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स। ये सब बहुत सारे थे। अकॉर्डिंग टू मेगास्थेन्स, द मौर्यन आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 कैवलरी एंड 9,000 वॉर एलिफेंट्स थे। अकॉर्डिंग टू अनदर सोर्स, the Mauryas maintained 8,000 chariots. The cheap weapons used were bows, arrows, shields, swords. ये सब वो लोग यूज करते थे। The king was the commander in chief of the army. वो commander in chief थे, उसका नेतृत्व से युद्ध होता था। The whole army was under a military commission of 30 members. The Mauryas also had a well-led recruitment policy. The soldiers were paid salary in cash. सोल्जर लोग को कैश की
थ्रू से सैलरी पेड किया जाता था। द मौर्यन किंग हैड बिल्ट फोर्ट्स एट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एम्पायर। वो फोर्ट निर्माण किए थे जिसमें सुरक्षित रहे। अशोका's धामा। आफ्टर कॉलिंग वॉर अशोका बिकेम द पीपल्स किंग। उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म को अपनाए थे, बट डिड नॉट इम्पोज इट ऑन हिज सब्जेक्ट। वो लेकिन प्रजा की तरह फोर्स नहीं किए थे। वांटेड हिज सब्जेक्ट्स टू फॉलो सच ए धामा दैट मे बी बेस्ड ऑन यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल मेजर रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड। The Dhamma as described in Ashoka's edicts is not a religion or religious। वो religion नहीं था, वो था moral law और a common code of conduct or an ethical order which is a common meeting ground of all religions। Principles of Dhamma। धामा का प्रिंसिपल क्या था, ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है। हम लोग बड़े को सम्मान करेंगे और छोटे को अच्छा पाएंगे। रेस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड लव टू चिल्ड्रन। अहिंसा और नॉन वायलेंस, अहिंसा को अपनाएंगे। गुड डीड्स और गुड कर्म वुड गिव हैप्पीनेस टू मैन इन द नेक्स्ट बर्थ। जो लोग अच्छा काम करते हैं वो लोग खुशी में रहते हैं और उसका दूसरा जन्म भी अच्छा होता है। ही टॉट पीपल टू रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस। वो सभी धर्म को रेस्पेक्ट करने के लिए बोल रहे थे। He disapproved empty rituals। Impact of Dhamma on Ashoka's imperial policy। उसका इफेक्ट क्या था? रिलीजियस यूनिटी, वो रिलीजियस में यूनिटी लाया था। People belonging to different religions followed their emperor policy of religious tolerance। वो किसी भी रिलीजन को बुराई नहीं करते थे। Moral values। People under The influence of Dhamma started living a moral life। वो चाहते थे कि सभी आदमी अच्छा से जिए, इसीलिए मोरल वैल्यू ठीक होना चाहिए, इसीलिए मोरल वैल्यू की तरफ वो फोकस करते थे। एंड ऑफ क्राइम्स। The policy of ahimsa did have a great moral impact on people। Thefts, crimes and other such activities almost came to an end। उस टाइम में चोरी, क्राइम और दूसरा सब नेगेटिव वर्क सब नहीं था। पब्लिक वेलफेयर, वो पब्लिक किस तरह से अच्छा से रहेंगे उसका सोच रहे थे, उसके लिए प्लानिंग बना रहे थे। विद द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड वॉर हैविंग कम टू एन एंड। वो नहीं चाहते थे लड़ाई करने के लिए, वो नहीं चाहते थे खून बहाने के लिए। Ashoka's Dhamma helped officials to undertake public welfare and work schemes। This resulted in prosperity and helped people to lead a peaceful life। वो आदमी को हेल्प करने के लिए चाहते थे और किस तरह से वो लोग शांति में रहे वो चाह रहे थे। ये है टर्म्स टू रिमेम्बर। इंडिका क्या है ना, द बुक रिटन बाय मेगास्थनीज। एंड महामात्रस कौन है ना, गवर्नर अपॉइंटेड बाय अशोका। एडिक्ट कौन है, ए डिक्री इशूड बाय रूलर। धामा कौन है, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और बुक को पढ़कर अच्छा से समझ जाएं। थैंक यू।